हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्नेल्स लॉ देखा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ देखा था, साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रे। रे का मतलब रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बात करेंगे हम लोग। ऑप्टिकल पाथ देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन जिसमें प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्शन रियल एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में बात की जाएगी, लेटरल शिफ्ट देखेंगे और स्लैब की वजह से शिफ्ट कितना आता है उसके बारे में बात की जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट रे। लाइट रे का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो देखो इस फिगर को बनाते हैं और सुनना ध्यान से। यहां पर ये हमारे पास दिया गया है वेक्टर एक, बेसिकली वेक्टर क्या, ये इंटरफेस है, इधर मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट है इधर, और इधर है मीडियम सेकंड, मीडियम सेकंड। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया गया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है दैट इज μ2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर एक लाइट रे लाकर के इंसिडेंट करवाते हैं, यहां पर एक लाइट रे आकर इंसिडेंट होती है। ठीक है, ये लाइट रे इस पर गिरेगी, यहां पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दे सकते हैं वो देखो। तो ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, वो लिखा गया है ए आई कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, के कैप लिखा गया है। यह है इसका यूनिट वेक्टर, इधर ना लिखकर यहां लिख देते हैं। यह है इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर, या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में वेक्टर लिखा गया है, इस डायरेक्शन में चल रही तो ये आई वेक्टर लिख देते हैं, और यहां पर जो रिफ्रैक्शन होगा वो बना दो पहले, जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर मान लेते हैं जा रही है, तो अगर इस डायरेक्शन में जाएगी, यहां से आ रही थी इधर चली गई, तो जब ये इधर जाएगी तो इसकी डायरेक्शन में आर वेक्टर मान लेते दिया गया है। ठीक है, तो आई वेक्टर अगर दिया गया हो, सपोज आई वेक्टर इज इक्वल टू में यहां पर लिखा गया है, मान लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसा लिखा गया हो। इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इसकी थ्योरी क्या है वो पहले समझ लेते हैं। ये दिया गया है यूनिट वेक्टर या फिर बेसिकली वेक्टर दिया गया है अलोंग इंसिडेंट रे। ठीक है, यहां पर जो नॉर्मल है ये मान लेते हैं किसी डायरेक्शन, सपोज के में है, ये किस में है, के कैप में है, ये है नॉर्मल, के कैप की डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये तो हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट देखो इधर आएगा अलोंग नॉर्मल, तो इसको हम लिख देते हैं माइनस सी के कैप, ये अच्छा लगेगा। तो के देखो माइनस में है, इसका मतलब इसका जो वेक्टर एक निकल के आने वाला है कुछ इस तरह से होने वाला है, ऐसा, ये वेक्टर डाउनवर्ड आने वाला है, ये वेक्टर डाउनवर्ड आ जाएगा, और एक वेक्टर इसकी डायरेक्शन में हम ले लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ले रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ले रहे हैं। ये वेक्टर बेसिकली किसकी डायरेक्शन में है, तो अगर ये y में, देखो ऐसा बना देते हैं, ये हमारे पास x दिया गया है, ये y दिया गया है और ये z दिया गया है, तो ये z है, ये x है और ये y है। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहां अप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहां पर ये वाला कंपोनेंट लिखें तो ये वाला कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस सी के कैप लिखा जाएगा ये कंपोनेंट। ठीक है, और इधर वाला जो एक कंपोनेंट बनेगा, ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा उसे क्या लिख सकते हैं, तो ये जो लिखा गया ये लिखा जा सकता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप लिखा जा सकता है, और यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसको डिवाइड करवा देते हैं, स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंसिडेंट का ये कंपोनेंट है अलोंग नॉर्मल। ठीक है, ये है कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे
अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग ये कंपोनेंट दिया गया है, और ये कंपोनेंट क्या है, उस प्लेन का कंपोनेंट जिसके प्लेन में आकर के लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है ये एंगल कितना होगा, यहां पर जो एंगल बनने वाला बेसिकली ये वाला एंगल कितना बन जाएगा। तो लेट सपोज ये एंगल दिया गया है थीटा। ठीक है, अब इस थीटा की वैल्यू निकाली कैसे जा सकती है, तो देखो हमारे पास दो वेक्टर बेसिकली दिए गए हैं, दो वेक्टर दिए गए हैं। एक तो ये यूनिट वेक्टर दिया गया है, इसके अलावा यहां से थीटा निकालना चाहते हैं, थीटा कैसे निकाला जा सकता है, तो थीटा इसके और इसके डॉट से निकाल सकते हैं हम, होगा ना। तो यूनिट वेक्टर उसके अलोंग लिखवाओ। तो अगर हमें निकालना हो फ्रॉम माइनस सी के कैप एंड दूसरा वाला क्या है, देखो माइनस सी के कैप इधर है, इसको यहां से लिख देते हैं। ठीक है, सी के कैप, और ये जो बन जाएगा यहां पर आई कैप, थीटा की वैल्यू कुछ निकल आएगी यहां पर समथिंग, देखते जाना। ठीक है, थीटा की कोई वैल्यू निकल आएगी, कोई भी वैल्यू, सपोज वो थीटा निकल के आ गई वैल्यू, ये थीटा निकल आई, मतलब इसका और इसका डॉट करवाए नहीं, ये एंगल मिलेगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे थीटा मिलेगा, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ लिख लो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अब क्या करना होगा, हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए होगा, जो कि होगा यहां पर r, वो तो I है, ये r होगा, तो यहां पर लगा देंगे μ1 साइन थीटा इज इक्वल टू में μ2 साइन r बन जाएगा। इस इक्वेशन से हम क्या r की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ r, वैल्यू ऑफ r, यहां से r की वैल्यू निकाल लो। अब जैसे ही r मिल जाएगा, इस r वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक आ जाएगा यूनिट वेक्टर और एक इस डायरेक्शन में आएगा, इन्हीं दोनों से मिलकर के ये बना रहेगा। ठीक है, तो इधर जो आएगा वो क्या होगा, तो उसे लिखा जा सकता है n कैप k कैप बेसिकली, और माइनस का k कैप होगा तो पूरा लिख देते हैं। यहां पर देखो r वेक्टर जो लिखा जाएगा उसे लिख सकते हैं cos r, ये लिखा जाएगा माइनस k कैप या n कैप जो भी लिखना हो, प्लस दूसरा वाला इधर कंपोनेंट आएगा तो वो लिखा जाएगा साइन r, और यहां पर इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो तो कंपोनेंट इधर लिखा गया है तो वो यहां लिख दो, क्या है a i कैप प्लस b j कैप, और डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, तो यहां से बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे के अलोंग अगर हमें वेक्टर निकालना हो यूनिट वेक्टर, तो इस तरह से निकाला जा सकता है। ये मेथड है इसका, इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, उसको भी लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर एक साथ ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यहां पर टुकड़ों में कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इजी हो जाता है। ठीक है, वहां पर अगर 3 का क्रॉस करवाना पड़ेगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं एक्स वाई प्लेन इज अ बाउंड्री। एक्स वाई प्लेन जो है वो बाउंड्री है, बहुत अच्छा है। मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो पॉजिटिव जेड में है √2 और निगेटिव जेड में है वो √3 दिया गया। ए रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज गिवन बाय वेक्टर दिस। तो देखो यहां पर वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, ये जी का क्वेश्चन है। इंसिडेंट रे के अलोंग अगर वेक्टर लिखा जाए तो वो क्या लिख सकते हैं, इन्होंने कहा एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन बाउंड्री है, तो यहां पर लिख सकते हैं, मान लेते हैं उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू कैप हो जाएगा वेक्टर अलोंग इंसिडेंट, रुको वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे जो लिखा गया लिख देते हैं एक बार, ए वेक्टर इज इक्वल टू में 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप माइनस 10 के कैप हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया है। अब क्या करना है हमें, यहां पर लिख दो यूनिट वेक्टर जो भी निकाला था, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन
प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो जैसे ये है हमारा इंटरफेस और इस वाले प्लेन में लाइट आकर के गिर रही है ना, तो इस प्लेन में आकर के लाइट गिरेगी, तो जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर इस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लेना है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना है। तो वो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, तो उसको हम क्यू कैप से लिख देते हैं, वो निकल के आएगा इसमें 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप, और यूनिट वेक्टर चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 36 इंटू में 3 प्लस 64 इंटू में 3 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहां बन जाएगा 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप डिवाइडेड बाई, यहां क्या बन जाएगा, तो देखो 3 6 8 बनेगा, 9 बनेगा, 9 क्यों 10 108 बन जाएगा, प्लस 6 4 12 बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा 19। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी आ गई यहां से चेक कर लो, इधर आओ लिख लेते हैं। तो क्यू कैप क्या बन जाएगा, क्यू कैप को क्या लिख सकते हैं यहां से 6√3 आई कैप, ये बन जाएगा 920 0 बन गया, ठीक है 0 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 100 200 300 बन रहा है सीधे सीधे, तो बन जाएगा 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप, और डिवाइडेड बाई में 300, 300 का 10 बाहर निकाल लो, √3 अंदर रह जाएगा, तो इसको लिख क्या सकते हैं, √3 से √3 कटेगा, देखो 3/5 आई कैप बन जाएगा, प्लस यहां पर बनेगा 4/5 जे कैप। तो ये हमें यूनिट वेक्टर मिल गया। मतलब इस प्लेन में अगर लाइट आकर के गिर रही है और ये है इंटरफेस, तो जहां ये कट करते हैं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें चाहिए था, वो मिल गया, जो कि यहां पर हम लोगों ने निकाला था ना, ये वाला यूनिट वेक्टर, ये इधर का यूनिट वेक्टर, वो जो उधर लिखा गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप डिवाइडेड बाई में √a² प्लस b², वो मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है अब निकालना हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, अब हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, यहां आओ, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराना है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो इसका और इसके साथ में करवा लेते हैं डॉट। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां पर मिल जाएगा -10 के कैप। ठीक है, डॉट करवा देते हैं किसके साथ, इस पूरे के साथ, तो 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप और -10 के कैप बन जाएगा, होगा। इन दोनों का डॉट करवा दिया, अब इनको डॉट कराएंगे तो ये लिखा क्या जा सकता है, इनका डॉट कराना है तो इनको क्या लिख सकते हैं, तो इनका डॉट करवाओगे तो मिल जाएगा हमें यहां से, ये मिलेगा इसका इसके साथ डॉट 0 0, तो ये बन गया 100 इज इक्वल टू में 1 का मॉड, तो इस 10 का मॉड 10 ही आएगा, इनटू में इसका मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मॉड आया है 300, 300 में 100 और जोड़ लो, 400, 400 का ही आ जाएगा 20, यहां पर बन जाएगा cos थीटा। ठीक है, और सही है सब, ठीक है, ठीक है। अब यहां से हमें वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू निकाल लो, यहां पर बन जाएगा 0 0 0 0, ये बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू में बनेगा यहां से cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू 1/2 निकल के आए, इसका मतलब थीटा यहां से निकल के आएगा 60 डिग्री, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लाई कराया है इस वाले एंगल को, तो ये एंगल देखो एक्यूट एंगल है, तो ये 60 आ गया, तो ये वाला एंगल भी 60 हो गया, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब लगाओ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 कितना है, तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है √3, मतलब √2 इनटू में sin 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू में, सही है, मीडियम हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, सही है, उसमें बना एंगल मिल गया μ2, तो ये बन जाएगा √3 और यहां पर बन जाएगा sin r, सही है। तो √3 से देखो √3 कट जाएगा और ये बन जाएगा 1/√2
इज इक्वल टू में साइन आर, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी निकल आई, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलो ठीक है, आर की वैल्यू जैसे 45 आई, अब तो यूनिट वेक्टर लिख सकते हो ना इसके अलावा। क्या लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर, तो यहां लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू में, यहां पर आओ, आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाता है कॉज आर माइनस, तो ये लिखा जाएगा कॉज आर, कॉज आर मतलब कॉज 45 डिग्री माइनस के कैप प्लस साइन 45 डिग्री, और इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर देखो यहां लिखा गया 3/5 आई कैप, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ये है ऐसा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो देखो ये बन जाएगा यहां से √1/√2, तो देखो 1/√2 बन गया, और वो जैसा ये देखो 1/√2 और वो लिखा है वो यहां पर लिखा है, और ये वैल्यू आएगी माइनस में, -1/√2 के कैप, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। मतलब इसके क्वेश्चन हमें लगाने तो सबसे पहले क्या करना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए होगा हमें, और जिस पॉइंट मतलब जिस जगह पर जिस लाइन के अलोंग कट कर रहे होंगे उसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, फिर बाद में रिफ्रैक्टेड रे को उसी दोनों के टर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन था, कैसे कैसे अप्रोच करना है वो निकाल सकते हैं। अदरवाइज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, स्नेल्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, उससे डायरेक्ट लगा सकते हैं, वहां से भी आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अगला है ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। तो ऑप्टिकल पाथ को इस तरह से डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइट रे हैं, एक लाइट रे यहां से चलती इधर जाती है, और यहां पर एक स्लैब है एक मोटी सी, और एक लाइट रे चलती है यहां से इसके अंदर से होकर के इधर जाती है। क्या बन गया, एक लाइट रे यहां से चलती यहां तक जाती है। ठीक है, अब सुनो, देखो इसमें क्या हम निकालना चाहते हैं, ऑप्टिकल पाथ ये सब क्या है, तो हम ये रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं। यहां पर हमारे पास ये रेफरेंस वाली लाइन है, या ऐसे देख लो, यहां से ये है रेफरेंस, ये है रेफरेंस, ये है एट t इज इक्वल टू 0। समझते रहना क्या बोल रहे हैं, दो लाइट रे चलती हैं, एक लाइट रे ये चलती है, दूसरी लाइट रे ये चलती है, ये चल रही है एयर या वैक्यूम के अंदर, और ये चलती है यहां से यहां तक तो एयर है, उसके बाद यहां पर ये ग्लास स्लैब आ गई जिसकी थिकनेस हम t दे रहे हैं, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू म्यू। अब यहां से बताओ, मान लेते हैं आफ्टर डेल्टा टी, आफ्टर डेल्टा टी, डेल्टा टी समय बाद, या ऐसे लिख दो एट डेल्टा टी, डेल्टा टी की बात करते हैं, टी 0 से लगा करके, टी की वैल्यू 0 से लगा करके डेल्टा टी तक चलेंगे। तो अगर डेल्टा टी तक जाएंगे तो एक बार यहां से देख के बताओ, यहां से इसने कुछ चलना शुरू किया, मान लेते हैं यहां कहीं तक चला, तो कितने डिस्टेंस चल रही होगी, तो c इंटू में डेल्टा टी, इतनी डिस्टेंस चल लेगा ये, वो राइट रे इतनी डिस्टेंस चल सकती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर स्पीड तो v होगी, v इज इक्वल टू c बाई में म्यू लिखा जाएगा। तो डेल्टा टी समय में ये कितना चल सकती है, तो डेल्टा टी समय में अगर इसको हम चलाएं तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू में वेलोसिटी, तो c बाई म्यू इनटू में टाइम क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा टी लिख सकता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा टी टाइम में सिर्फ ये इतना चलेगी। अब ये देखो, इसने यहां से चलना शुरू किया, इसने यहां से चलना शुरू किया, ये यहां तक चली गई, ये यहीं तक पहुंची, तो देखो इनके पाथ में इतने का गैप निकल के आ रहा है, ये वाला गैप, ये वाला गैप निकल के आ रहा है, और ये गैप है कितना, तो इस गैप को निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, इस गैप को निकालने के लिए उसमें से इसको माइनस करवा दो, तो क्या करेंगे, ये लिखा जा सकता है c इंटू में डेल्टा टी, और इसमें से माइनस कर देते हैं t, सॉल्व कर देते हैं, तो c डेल्टा टी ये किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, तो ये t के बराबर है, तो यहां से लिखा जा सकता है c डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू में t, यहां से देखो c डेल्टा टी को क्या लिखा जा सकता है, म्यू इंटू में t, तो म्यू टी लिख दिया, माइनस टी बन जाएगा, तो ये गैप कितना निकल के आएगा, ये बन जाएगा म्यू -1 इंटू में टी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा गया है, देखो ये वाली वैल्यू है और इसमें से टी को माइनस करना पड़ा हमें,
इसका मतलब ये वाली लाइट रे जो एक वैक्यूम में चल रही होगी वो तेज चलेगी और इसमें जो चलेगी वो धीरे चलेगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। तो यहां से जो ये μ-1 इंटू डेल्टा टी लिखा जाता है या टी लिखा जाता है, इसकी जो थिकनेस टी लिखी जाती है उसी को कहा जाता है यहां पर कि इसके अंदर चलने से कितना पाथ का डिफरेंस आएगा वो लिखा जा सकता है μ-1 इंटू टी। और यहां पर जो ये म्यू टी होता है इसको कहा जाता है ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ। इस तरह से हम ऑप्टिकल पाथ को डिनोट करते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना, दो लाइट रे लेनी, एक एयर में चला दो, एक इसके अंदर चला दो। तो मान लेते हैं यहां से यहां डेल्टा टी टाइम लगता है, तो डेल्टा टी टाइम में वो इतनी डिस्टेंस चल लेगा, इतनी, और ये डेल्टा टी टाइम में सी इंटू टी चल लेगा, तो टोटल में से इसको माइनस करेंगे, ये पाथ का डिफरेंस मिल जाएगा। तो बेसिकली ये पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। YDSC में हम लोग इसका यूज करेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के टाइम, तब देखेंगे। यहां एक क्वेश्चन है, देखो, कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। बनाओ, यहां पर एक ग्लास स्लैब है, एक लाइट आकर के, लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है यहां इस सरफेस के ऊपर, ये ऐसे इंसिडेंट होती है। अगर ये कुछ नहीं होता तो ये सीधे निकल जाती जैसी थी वैसे, ये ऐसा। अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधे निकल जाती, लेकिन अब कुछ तो है, स्लैब रखी गई तो यहां पर नॉर्मल बना दो, ये नॉर्मल बना दिया गया, ठीक। तो यहां से लाइट रे चलेगी तो, लेकिन अब इस रास्ते से जाएगी नहीं। अब क्या होगा, ये अपने पाथ से डिविएट होगी क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही, और हम लोग जानते हैं डेंसर मीडियम में जब जाती है तो वो क्या होता है, अपने पाथ से डिविएट होती टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। दूसरा नॉर्मल खींचो, फिर दूसरा नॉर्मल यहां पर खींचना होगा, दूसरा नॉर्मल यहां खींचेंगे, उसके बाद में लाइट रे यहां से चलेगी फिर इधर चली जाएगी, यहां से लाइट रे निकलेगी उधर चली जाएगी। अब अगर ऐसा हुआ तो देखो लाइट रे कहां कहां जा रही है, यहां पर लाइट रे आकर के गिरती है तो इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलने वाले हैं। यहां से ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी आर, तो इस वाले एंगल को क्या लिखा जा सकता है, एंगल ऑफ डिविएशन I माइनस आर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से ये वाली लाइन देखो ट्रांसवर्सल बन सकती है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहां पर अगर ये आर होगा तो इसको भी हम आर लिख सकते हैं। तो यहां से ये पता लग गया कि ये आने वाली लाइट रे और जाने वाली लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इसमें हमें निकालना है कि जो शिफ्ट बनेगा, सो दैट लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये वाला, इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये शिफ्ट हमें चाहिए। तो मान लेते हैं ये शिफ्ट दिया गया है d, इस d की वैल्यू निकालनी है और बाकी कंडीशंस भी लगानी है तो बाद में लगा लेंगे, पहले d निकालो। तो इसकी थिकनेस मान लेते हैं कितनी है, दैट इज t, यही कहा है, हाँ t दिया गया है, निकालो। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले काम क्या करना है, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है ही, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर मान लेते हैं P Q, यहां पर ये R S है, इसको हम लिख देते हैं M, ठीक है, इधर लिख देते हैं M, N लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, एक काम करूं, इस वाले ट्राइंगल के अंदर इसकी वैल्यू निकाल लो, सामने वाले की। तो सामने वाले की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, cos R इज इक्वल टू में बेस, तो बेस यहां से यहां तक हो जाएगा, वो हो गया t डिवाइडेड बाई में हाइपोटेनस, तो QR हो जाएगा। तो यहां से QR की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी t sec R, ठीक है। ये निकल के आए QR की वैल्यू। दोबारा एक ट्रायंगल देखो, उसमें फिर से लगा दो इसी को, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ये भी तो है। तो यहां से अगर हम लिखते हैं साइन I माइनस R इज इक्वल टू में, तो क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, दैट विल बी d डिवाइडेड बाई में। यहां पर क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिखेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना निकल के आया है, t, यहां पर sec इंटू में r, ठीक है। तो d कितना बन गया, d इज इक्वल टू बन गया t डिवाइडेड बाई में cos r कर देते हैं, इंटू में यहां कर देते हैं साइन I माइनस r। ये तो हमारे पास शिफ्ट निकल के आया, लेटरल शिफ्ट कितना होगा, लेकिन उन्होंने कुछ बात कही है, देखो कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एट अ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। I की वैल्यू छोटी है, तो अगर I की वैल्यू छोटी होगी तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो
यहां पर आओ, पहले सरफेस पर लगा लेते हैं स्नेल्स लॉ। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या लगाएंगे, तो कहेंगे यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और वहां एंगल बन रहा आई, साइन आई को आई लिख देंगे, और दूसरे में म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, और इसमें जो एंगल बन रहा है दैट इज आर, तो यहां पर आर लिख देंगे। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई डिवाइडेड बाई में म्यू, ये रख लेंगे हम यहां पर। अब इस पर कंडीशन लगाओ, तो अगर आई और आर बहुत छोटे होंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर जो साइन आई माइनस आर होगा इसको अप्रोक्सीमेटली आई माइनस आर लिख सकते हैं, और आर की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो कॉस आर अप्रोक्सीमेट 1 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, t डिवाइडेड बाई में 1, यहां पर बन जाएगा आई माइनस आर, तो यहां से d इज इक्वल टू बन जाएगा t आई माइनस आर, आर की वैल्यू म्यू डिवाइडेड बाई में आ गया, नहीं ये आ गया आई डिवाइडेड बाई में म्यू, आई डिवाइडेड बाई में म्यू। इनको चाहिए क्या था, तो इनको चाहिए था आई भी बाहर कॉमन ले लो, तो t बना लो इधर, यहां 1 माइनस 1 बाई म्यू आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा आई, ये हो जाएगा लेटरल शिफ्ट फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बहुत कम होगी तो उस केस में शिफ्ट ऐसा लिखा जा सकता है। बेसिकली ये हेडिंग थी, क्वेश्चन के फॉर्म में कर लिया है, ठीक है। आगे आओ, कह रहे हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन। अब प्लेन मिरर से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, अपरेंट डेप्थ, ये सब कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इन जनरल देखा होगा कि जब पानी भरा होता है किसी सरफेस के ऊपर, तो वो सरफेस जो होती है वो सरफेस ऊपर थोड़ा उठी हुई दिखाई देती है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देती है। तो उसको कैलकुलेशन करने की कितना ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट हो गई डेंसर मीडियम में, और ऑब्जर्वर कहां, रेयरर में है, तो इसको हम मान लेते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू डी लिख देते हैं, और ये है रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते हैं दैट इज म्यू आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कह रहे हैं डेंसर में है, इसका मतलब मान लेते हैं यहां कोई एक मछली है, फिश, बाहर से कोई ऑब्जर्वर इसे देख रहा है, तो बाहर से कोई ऑब्जर्वर इसे देखेगा तो यहां से लाइट रेज इस तरह से निकलेंगी। देखो 2 लाइट रे चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए, तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। दूसरी लाइट रे यहां से जाकर के यहां पर गिर रही है, अब ये डेविएट होगी, तो ये डेविएट होगी तो किधर जाएगी, देखो अपने पाथ से दूर जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जा रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम अगर जा रही होगी तो यहां से हम ये नॉर्मल बना देते हैं अभी के लिए, ये ऐसा हो गया। इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो उस केस में यहां कहीं पर मिलेंगी ये, तो ये अगर ऑब्जेक्ट O है तो उसकी इमेज यहां कहीं पर बनने वाली है। यहां से लगा करके यहां तक की जो डेप्थ दे रखी इसको हम कहते हैं H एक्चुअल, H एक्चुअल, और यहां से यहां तक की जो डेप्थ होती है इसको कहा जाता है H अपरेंट, APP लिखा जाता है H अपरेंट, ठीक है। यहां से देखो ये है, यहां से लाइट रे चली, इधर चली गई, इधर चली गई, ये आई होगा कि नहीं होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा, और इस एंगल को क्या लिखेंगे आर। तो अगर ये आई होगा तो देखो ये वाला एंगल भी आई हो सकता है, अल्टरनेट एंगल है, और ये आर होगा तो इस वाले एंगल को क्या लिखा जा सकता है, आर लिख सकते हैं। इसे नाम दे देते हैं पी क्यू, और इधर लिख देते हैं ये आर चली गई है लाइट रे। तो इसमें लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाएं उससे पहले हम यहां पर कुछ वैल्यूज लिखने वाले हैं। यहां पर हम लिखना चाहते हैं, पहले स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन होता है। तो यहां से यहां जा रहे हैं तो म्यू डी से जा रहे हैं तो साइन आई बनेगा, और यहां पर म्यू आर में जा रहे हैं तो यहां पर साइन आर बन जाएगा, ठीक है। यहां पर हम साइन आई डिवाइडेड बाई में साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा म्यू आर डिवाइडेड बाई में म्यू डी, ठीक है। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिख सकते हैं हम? साइन आई को अप्रोक्सीमेट tan आई लिखना चाहते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं tan आई, और साइन आर को हम tan आर लिखना चाहते हैं तो साइन आर को हम tan आर लिखना चाहते हैं, लिख लो।
तो tan i क्या है, tan i हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट विल बी पी क्यू। तो ये बन जाएगा, इसकी जगह पर लिख रहे हैं तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बन जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाय, यहां पर बनेगा बेस, तो बेस बन जाएगा देखो एच एक्चुअल और डिवाइडेड बाय में यहां बनेगा पी क्यू डिवाइडेड बाय में एच अपरेंट, अपरेंट का मतलब हो गया जो हमें आभास होगा वो गहराई कितनी है, और इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है म्यू आर, तो इसे लिख दो म्यू आर डिवाइडेड बाय में म्यू डी। पी क्यू से पी क्यू देखो कैंसिल हो गया, एच अपरेंट चला गया ऊपर और एच एक्चुअल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्चुअली यहां से निकल के आने वाला है ये बन जाएगा एच अपरेंट डिवाइडेड बाय में सॉरी एच एक्चुअल इज इक्वल टू में ये बन जाएगा म्यू आर बाई म्यू डी। यहां से एच अपरेंट बोल दो क्या होगा, तो एच अपरेंट इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम इसे, ये बन जाएगा म्यू आर डिवाइडेड बाय में म्यू डी इनटू में क्या लिख सकते हैं एच एक्चुअल लिखा जा सकता है। अब एक बात देख के यहां से बताओ, फार्मूला तो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, इजी था, फार्मूला निकाल लिया, म्यू आर बाई म्यू डी लेस देन 1 है ना, ये तो लेस देन 1 होता है, तो अगर म्यू आर बाई म्यू डी की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो यहां पर देखो अपरेंट हाइट जो होगी वो एक्चुअल हाइट से कम होने वाली है। इसका मतलब है कि जितनी ऑब्जेक्ट गहराई में उतनी गहराई में हमें दिखने वाली नहीं, वो थोड़ा ऊपर दिखेगी। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखें शिफ्ट इन पोजीशन, मतलब पोजीशन में कितना शिफ्ट हो गया है, मतलब क्या है, यहां पर थी ऑब्जेक्ट यहां चली गई, तो ये है हमारे पास शिफ्ट, ये है शिफ्ट, इस शिफ्ट की वैल्यू बोलना चाह रहे हैं क्या आएगी, तो इस शिफ्ट की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, क्या कहेंगे, टोटल जो डेप्थ थी वो तो एच डी एक्चुअल थी, उसमें से डी अपरेंट को माइनस करवा दो, बस निकल आएगा। तो ये बन जाएगा डी एक्चुअल, क्या है डी एक्चुअल, तो डी एक्चुअल ये माइनस डी अपरेंट निकल के आया है म्यू आर बाई म्यू डी इनटू में डी एक्चुअल अगर कॉमन ले ले तो ये क्या निकल के आएगा शिफ्ट डी एक्चुअल, यहां 1 माइनस म्यू आर बाई म्यू डी लिखा जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आता, जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं सब याद रखना है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस लगाने के लिए, ठीक है। ये तो शिफ्ट निकल आया, इस शिफ्ट निकलने के बाद यहां पर फार्मूला याद कैसे रख सकते हैं कि ये कौन सा हाइट कैसी होगी, कहां होगी, तो देखो यहां पर हमने लिख दिया है कि जब एच अपरेंट निकाल रहे होंगे तो म्यू आर बाई म्यू डी, म्यू आर क्या है, म्यू आर वो मीडियम जहां हम जा रहे हैं, म्यू डी क्या है, वो मीडियम जहां से जा रहे हैं, तो ये है फ्रॉम और ये है टू, तो इसको हम फ्रॉम भी लिख सकते हैं, इसको टू लिख सकते हैं, तब भी रिजल्ट हमारे पास सेम निकल के आएगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन वाटर, वाटर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो उसका हम साइज कैसे निकाल सकते हैं, निकालो, देखो सेम वही आएगा कि अगर मान लेते हैं कि ये है इंटरफेस और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, पहला केस है परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से जो लाइट रेज चलेंगी वो इधर चली जाएंगी, डॉटेड बना देते हैं बस इनको, और दूसरी लाइट रे मान लेते हैं एक यहां से चल करके यहां गिरती है और दूसरी यहां से चल करके यहां गिरती है, यहां से यहां गिरती है, ऐसा होगा। तो ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, तो उस केस में क्या होगा देखना, उस केस में क्या होगा, जब ये इधर की तरफ मुड़ेगी तो ये भी इधर की तरफ मुड़ेगी, इधर की तरफ मुड़ेगी, इधर की तरफ मुड़ेगी, तो ये यहां कहीं पर जाकर के मिलने वाली हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा आपकी बार ये छोटा हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसकी हाइट h है, अब हो गई h डैश, तो ये निकाला कैसे जा सकता है, तो इन दोनों में रिलेशन होता है, जैसे वहां निकाला वैसे यहां पर भी रिलेशन है। क्या रिलेशन आता है कि जो हाइट निकल के आती है अपरेंट हाइट ऑफ इमेज की जो अपरेंट हाइट होगी, मतलब इमेज हमें कितनी दिखेगी, तो वो लिख सकते हैं अपरेंट हाइट, ऐसे डायरेक्ट लिख दो h डैश इज इक्वल टू में, इसे लिखा जाता है h ओरिजिनल या एक्चुअल डिवाइडेड बाय में यहां लिखा जाता है म्यू रिलेटिव, और म्यू रिलेटिव में क्या लिखते हैं याद होगा, तो म्यू रिलेटिव में लिखा जाता है म्यू आर डिवाइडेड बाय में म्यू डी,
इनटू में यहां लिखा जाता है h। ये फार्मूला जैसे वहां निकाला वैसे यहां पर भी फार्मूला रहता है, दोनों एज इट इज याद रखने हैं। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो उस केस में ये दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट नहीं रहेगा मतलब कम हो जाएगा, पैरेलल हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, वैसे पैरेलल होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन इनको जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पर मिलेंगी, जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट थी उतनी हाइट की इमेज नहीं बनेगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी। वो इस फार्मूले से देख सकते हैं। अगेन म्यू आर बाई म्यू डी की वैल्यू, यहां पर म्यू डी है ये और यहां पर ये म्यू आर दिया गया है, तो म्यू आर बाई म्यू डी की वैल्यू 1 से कम आएगी, तो एच डैश की वैल्यू h से कम रहेगी। एक और केस होता है कि when extended object is situated parallel to the refracting surface, refracting surface के पैरेलल हो तो क्या होगा? तो उसके लिए ऐसा बनाते हैं, देखो यहां पर ये इंटरफेस, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, यहां से एक लाइट रे जा रही मान लेते हैं, दूसरी लाइट रे यहां से चलेंगी। तो जब ये यहां से चलती हैं तो लाइट रे, तो इसकी इमेज यहां कहीं पर बना देती हैं ये, ठीक है। तो दोनों की दोनों यहां पर ऐसा हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो यहां मिलेंगी और इसको बढ़ाएंगे तो यहां मिलेंगी, और इधर चली जाएंगी इधर चली जाएंगी, ऐसा होगा। तो परपेंडिकुलर अगर होती हैं तो कुछ इस तरह से निकल के आती हैं चीजें। तो मान लेते हैं कि यहां पर एल इंटू बी दिया गया है, तो ये बी है अगर, और इसको मान लेते हैं बी डैश, तो यहां से दिख रहा होगा बी डैश की वैल्यू बी के बराबर आएगी। लेकिन लेंथ वाइज तो कम हो जाएगी ना, तो अगर हम इसकी लेंथ के हिसाब से बात करें तो लेंथ तो घट जाएगी। तो अगर हम इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, पहले इनिशियली लेंथ इसकी एल थी, तो अब हो गई लेंथ एल डैश, तो एल डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? एल, या फिर ऐसे लिख लो म्यू आर बाई म्यू डी इंटू में एल, ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ लिख सकते हैं। अब हमें इसकी इमेज का जो एरिया होगा वो क्या लिखना है? तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी L इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ इमेज इज रिटन बाय L की जगह पर L डैश, B की जगह B डैश, L डैश की जगह लिख सकते हैं म्यू आर बाई म्यू डी। इंटू में क्या लिखा जा सकता है? इंटू में लिख सकते हैं यहां पर L और यहां पर B डैश की वैल्यू B के बराबर। तो ये क्या लिखा गया है देख के बताओ? तो वो लिखा गया है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू में यहां से लिख सकते हैं म्यू आर बाई म्यू डी। ये भी फार्मूला है, निकल के आ रहा है, इसे याद रखना है, ठीक है। यहां पर जितने फार्मूले वो डेराइव नहीं करने, जो डेराइव हम कर रहे हैं वो एज इट इज याद रखने हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर लगाएंगे इन्हें। अगला है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। क्या मतलब है? जो अभी तक हम कर रहे थे उसमें ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में थी, अब रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट होगी। जैसे यहां पर एक इंटरफेस है, ये इंटरफेस दिया गया है, यहां पर मान लेते हैं कोई बर्ड है, यहां पर कोई बर्ड है, इधर लिख देते हैं ये कोई बर्ड है, यहां से इसकी हाइट दे रखी है दैट इज h। ये हाइट कितनी दे रखी है? h दे रखी है। ये थोड़ा पास ले आओ इस बर्ड को, यहां पर है, ये है बर्ड, यहां पर है ये बर्ड, और इसकी यहां से हाइट h है। मान लेते हैं इसके जस्ट नीचे यहां कहीं पर फिश है, ये फिश है, ठीक है। यहां पर फिश वांट टू सी fish want to see the bird, जो बर्ड है उसको देखना चाहती है। तो फिश हमारे पास, इसको हटा दो सीधे सीधे, फिश क्या है हमारे पास? ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर मिल गए हमारे पास। तो ये हमारे पास बर्ड हो गई, ऑब्जर्वर हो गया। अब बताना ये है कि अगर फिश इस बर्ड को देख रहा हो
तो यहां पर मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट रखी गई है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है। देखो हो गया ना सही, ऑब्जर्वर चला गया डेंसर में और ऑब्जेक्ट चली गई रेयरर में। तो यहां से देखो कौन कौन सी लाइट रेस चलेंगी। तो एक तो सीधे यहां से चलेगी, ये पहुंचेगी इस तक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मान लेते हैं यहां पर जाती और यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया, तो इसको जाना चाहिए था, सीधे सीधे नहीं जाएगी, तो क्या होगा, इसकी तरफ थोड़ा मुड़ेगी, उल्टा बना दिया, ये थोड़ा इधर की तरफ मुड़ेगी। तो अगर इधर मिलेंगी तो इनको हम आगे बढ़ाएं, इनको आगे बढ़ाया जाए इसको पीछे की तरफ, तो ये लाइट रे यहां से कहीं से आती हुई से अपीयर होगी जैसे। तो इसकी इमेज कहां बनने वाली है, यहां पर बन जाएगी। तो ये है इमेज, इस बर्ड की इमेज है, ये इमेज बन जाएगी आई। ऑब्जेक्ट थी ओ, यहां पर ऑब्जर्वर फिश थी जिसको हम नाम दे रहे हैं ऑब्जर्वर है। अब बताओ, देखो यहां तक एच हाइट थी, इसमें थोड़ा और बढ़ गई है ये, तो इसको कैसे निकाला जा सकता है, फार्मूला वही लगेगा। फार्मूला क्या था, फार्मूला था जो एच एपरेंट आता है इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, म्यू आर, मतलब म्यू टू जिसमें जाना हो और यहां पर म्यू फ्रॉम जहां से जा रहे हो, इनटू में लिखा जाता है एच एक्चुअल। यही लिखते हैं ना, मतलब कहां से कहां जा रहे हैं उसके लिए फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। क्या होगा, अगर ये लिख देते हैं कि ये जो हाइट है यहां से यहां तक की, इमेज से यहां तक की हाइट है, दैट इज एच एपरेंट, एच एपरेंट, और ये है एच एक्चुअल। तो क्या लिखना है हमें, एच एपरेंट इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, म्यू टू, जाना कहां है तो कहेंगे म्यू टू का मतलब म्यू डी, और डिवाइडेड बाय में कहां से, तो म्यू आर से। ये रेयरर ये डेंसर, तो यहां से यहां जा रहे हैं, इनटू में क्या लिखा जाएगा, एच एक्चुअल। अब यहां से बताओ म्यू डी बाय म्यू आर की वैल्यू बोलो ग्रेटर देन 1 आने वाली है, हाँ ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका मतलब है यहां पर जो एच अपरेंट की वैल्यू होगी एच एक्चुअल से ज्यादा आएगी। इसका मतलब है फिश को जो ये बर्ड होगी थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, और बर्ड जब देख रहा था फिश को तो फिश थोड़ा ऊपर दिखाई दे रही थी, सरफेस की तरफ दिखाई दे रही थी। तो यहां पर एच अपरेंट कम हो रहा था, उस वाले केस में एच अपरेंट बढ़ रहा है। यहां पर अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड, अगर हम बर्ड से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो बर्ड से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या लिखोगे, बोलोगे मान लेते हैं कि यहां पर जो फिश है वो कितने पर है, y पर है, तो क्या बोलोगे, वहां पर लिखना होगा हमें, ये यहां से यहां पूरा का पूरा, तो इसे लिख देंगे हम म्यू, ऐसे लिख दो म्यू डी डिवाइडेड बाय में म्यू आर, इनटू में क्या लिख देंगे, h लिख देंगे, बढ़ गई हाइट, और प्लस में यहां लिख सकते हैं y। तो ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड है, बर्ड से डिस्टेंस निकल आएगी। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड है, नहीं डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड, वो फिश की डिस्टेंस लिख रहे थे, डिस्टेंस फ्रॉम फिश, फिश से डिस्टेंस कितनी ऑब्जेक्ट की निकल के आ रही है वो इस फार्मूले से लिखी जा सकती है। अब अगर किसी की हमें वेलोसिटी चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये किसके डिस्टेंस फ्रॉम फिश, फिश से वहां की डिस्टेंस है, तो फिश से वहां की डिस्टेंस है, तो यहां पर ये आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू में, यहां पर ये जैसा लिखा वैसा लिखा रहने दो, म्यू डी बाई म्यू आर, इनटू में यहां लिख सकते हैं एच, तो एच क्या लिखा जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी, एच के बदलने की रेट मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड हो जाएगी, और साथ में यहां पर y के बदलने की रेट का मतलब ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फिश, ये फिश की वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहां से, वेलोसिटी ऑफ फिश, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश है, विद रिस्पेक्ट टू फिश है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के, अभी देखेंगे कैसे लगाया जा सकता है, बस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है इसे। चलो ठीक है, इसका मतलब है कि अगर डेंसर मीडियम में ऑब्जर्वर है, रेयरर में ऑब्जेक्ट है तो वो दूर दिखाई देगी, और डेंसर में ऑब्जेक्ट है, रेयरर में ऑब्जर्वर है तो वो हमें पास दिखाई देगी। ठीक है, शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब अगर रख दी जाए किसी लाइट रे के पाथ में तो उसमें शिफ्ट कितना आता है वो बताना है, तो ग्लास स्लैब रख दो, ये ग्लास स्लैब है,
हम यहां पर एक रेफरेंस लाइन अपने कंफर्ट होने के लिए बना लेते हैं कि लाइट रेज चलेंगी तो उन्हीं के हिसाब से हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या ऑब्जर्वर है, सीधे बोल दो यहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, और यहां कहीं पर है ऑब्जेक्ट जिसको हम नाम दे रहे हैं O। जैसे यहां से हम बात करेंगे तो सबसे पहला काम यह करना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है एयर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है एयर। दोनों साइड एयर है, नहीं एयर है, म्यू डी है और ये म्यू आर है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये भी नहीं है, चलो अच्छा लिख लेते हैं, म्यू आर लिख देते हैं, इसे म्यू डी लिख देते हैं और इसे म्यू आर लिख देते हैं। नेगेटिव आएगा तो उसको बाद में देख लेंगे। अभी यहां से क्या होगा, सबसे पहले लाइट रेज चलेंगी, जाकर के पहली सरफेस पर गिरेंगी, ऐसे होगा, और पहली सरफेस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं। यहां पर नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इसको जाना कहां चाहिए था, क्या है ये, इसको जाना कहां चाहिए था, तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे तो जाएगी नहीं, क्यों, नॉर्मल की तरफ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी तो कुछ ऐसा होगा, इसको इधर जाना चाहिए था, ये इधर इधर जाना चाहिए था, इधर नहीं जाएगी, अब ये इधर की तरफ झुकेगी थोड़ा, यहां पर पहुंच गई। तो जैसे यहां झुकेगी तो उस केस में क्या होगा, इस पॉइंट पर है तो इसको हम थोड़ा इधर की तरफ बढ़ाएंगे, ये ऐसा होगा, ठीक है। नॉर्मल की तरफ अगर झुकी है, इधर से ये लाइट रे जा रही थी, इधर जा रही है, तो ये वाला शिफ्ट कितना लिखा जा सकता है, तो ये हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां थी रेयरर में, हम डेंसर की तरफ से देख रहे हैं इधर साइड से, तो इसमें इतना शिफ्ट आएगा। ये शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट की वैल्यू बोलो, तो शिफ्ट की वैल्यू लिखी जा सकती है, बोलो बोलो, डी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो कितनी डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ लिख लो, मान लेते हैं ये m दिया गया है, ये o दिया गया है, ये n दिया गया है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी, तो इसे लिख सकते हैं म्यू डी, और यहां से टोटल डिस्टेंस, ये ऑब्जर्वर था और यहां ऑब्जेक्ट थी, तो यहां से अब जो टोटल डिस्टेंस निकल के आने वाली ये वाली डिस्टेंस, उसको लिखा जा सकता है म्यू डी डिवाइडेड बाय में म्यू आर, इनटू में क्या लिख सकते हैं, एम ओ लिखा जा सकता है। यहां से यहां निकल आया, तो पहली बार इमेज यहां बन गई आई डैश। अब यहां पर जब पहुंचेगी ये लाइट रे इस तरह से, इसको जाना चाहिए था इधर सीधे, इधर सीधे जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन क्या जाएगी नहीं, अब नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी तो मान लेते, सॉरी इतना ज्यादा नहीं पर इतना हो गया मान लेते हैं, और इसको इधर की तरफ पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो यहां कहीं पर जाकर के मिली। तो अब यहां से देखना है, हम यहां से यहां जा रहे हैं, इससे जा रहे हैं, तो शिफ्ट कितना बन रहा होगा, तो यहां से यहां जाएंगे तो अब की बार क्या लिख सकते हैं, वो है ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसके लिए करेगी, तो इससे क्या लिखा जा सकता है, हम जा रहे हैं डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है, शिफ्ट का क्या होता है, तो शिफ्ट के केस में हम जो डिस्टेंस लिखते हैं वो कम हो जाती है, तो हमें ये लिखना है, यहां से ये हमें लिखना है, तो फाइनल इमेज यहां बनने वाली आई, ये लिखना है हमें। तो ये कितना लिखा जा सकता है, सबसे पहले यहां से डिस्टेंस बता दो, तो ये लिखोगे कि nm मान लेते हैं, इसकी थिकनेस दे रखी है t थिकनेस है, तो ये हो जाएगा t प्लस म्यू डी बाई म्यू आर, इनटू में क्या लिखा जाएगा, mo, नहीं यहां पर mo लिखा जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी यहां से यहां तक की। तो अब इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा यहां से शिफ्ट, जैसे mi लिखना हो हमें तो mi की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां पर mi ना लिख करके यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकल के आएगी ना, यहां से ये ni लिख देते हैं, ni इज इक्वल टू में ni क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम, इसको थोड़ी देर के लिख देते हैं t प्लस, इसको लिख देते हैं म्यू रिलेटिव, तो म्यू इंटू में mo लिख सकते हैं, म्यू इंटू में mo लिख सकते हैं, हाँ म्यू इंटू में mo लिखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसा। तो यहां पर ni की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो ni इज इक्वल टू लिखा जाएगा यहां पर t प्लस
म्यू इंटू में एम ओ डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, म्यू। तो ये बन जाएगा टी बाई म्यू प्लस एम ओ बनेगा। ठीक है, अगर हमें ये वाले डिस्टेंस चाहिए एम आई, तो एम आई क्या आ जाएगी देख लो, एम आई इज इक्वल टू में लिख सकते हैं एन आई माइनस, एम आई चाहिए माइनस ये बन जाएगा टी, तो एन आई हो गया टी बाई म्यू प्लस एम ओ माइनस टी बन जाएगा। तो हमारे पास ये शिफ्ट जो बनेगा यहां से यहां तक का ये शिफ्ट, वो कितना लिखा जा सकता है, बोलेंगे एम ओ है, ठीक है, माइनस करवा देंगे ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा टी डिवाइडेड बाय में म्यू, और माइनस एम ओ बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस टी बन जाएगा, ये देखो इससे कैंसिल हुआ, तो शिफ्ट कितना आएगा, तो शिफ्ट इज इक्वल टू निकल के आएगा टी बाहर 1 माइनस 1 बाई म्यू बन जाएगा। बात तो वही है, वैसे भी निकाला अभी। तो एक बात याद रखना, ये शिफ्ट आएगा किधर, ये भी तो पूछा जा सकता है, यहां लिख लो टूवर्ड्स इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिधर भी ट्रेवल कर रही होंगी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा। तो अगर इधर से इधर की तरफ जा रही तो ऑब्जेक्ट यहां है तो वो यहां दिखेगी इधर वाले ऑब्जर्वर को। आई थिंक ये समझ में आया होगा शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आगे आओ। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ए फिश इज राइजिंग वर्टिकली टू द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑब्जर्व किंगफिशर डाइविंग वर्टिकली टूवर्ड्स अ फिश। यहां पर देखो एक मान लेते हैं फिश है, ऐसे कुछ नहीं लिख सकते तो फिश ही ऐसे लिख दो, यहां पर फिश क्यों, किंगफिशर, ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये सरफेस है, यहां पर है मछली जिसको हम फिश नाम दे रहे हैं। ठीक है, कितने से बढ़ रहा है, ऑब्जर्व किंगफिशर डाइविंग, क्या है, फिश इज राइजिंग वर्टिकली टू द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक यूनिफॉर्मली एट दिस, ऑब्जर्व किंगफिशर डाइविंग वर्टिकली टूवर्ड्स द फिश। तो देखो वेलोसिटी ऑफ फिश या वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश इज इक्वल टू कितना दिया गया, 3 मीटर पर सेकेंड। सही है, ऑब्जर्व किंगफिशर डाइविंग वर्टिकली टूवर्ड्स द फिश एट अ रेट 9 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 9 मीटर पर सेकेंड है, और जो ये राइज कर रही है लेक एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ जो फिश दे रखा है दैट इज इक्वल टू में 3 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया है, यहां पर एयर है, ये भी ठीक है, और यहां पर है वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो पूछा का फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डाइव ऑफ द बर्ड, बर्ड एक्चुअली कितने से चल रही है उसके बारे में बताओ। तो बता दो क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर with respect to fish is equal to में mu times velocity of bird plus velocity of fish। ये है 9 is equal to में 4/3 velocity of bird मतलब किंगफिशर की बात कर रहे हैं, प्लस वेलोसिटी 3 आएगा, तो 3 ये बन जाएगा 6 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकल के आ जाएगा, बर्ड, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2, 9/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू में वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकल के आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज इक्वल टू में कितना बनेगा, 4.5 4.5 बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। और हम जानते हैं कि ये इधर से ऊपर की तरफ पॉजिटिव बढ़ रही है, तो ये इधर से इधर की तरफ निगेटिव बढ़ रहा होगा। साइन के साथ पुट करना चाहो तो पुट कर लो, जैसे किंगफिशर है, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसे दिखेगा नीचे आता हुआ, तो नीचे आता हुआ दिखेगा, तो इसे माइनस साइन से लिखना चाहो लिख लो, और बस माइनस साइन लिखना हो लिखो, नहीं बाद में यहां से अलग से डायरेक्ट आंसर लिख दो। ये माइनस निकल के आया, माइनस निकल के आया, इसका मतलब ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा होगा 4.5 मीटर पर सेकेंड से, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब डाउनवर्ड कितने स्पीड से जाएगा उसके बारे में हम यहां से देख करके बता सकते हैं, इस तरह से रिलेशन कुछ निकल के आएगा। फार्मूला जो भी निकाला गया वही था। फार्मूला क्या लिखा गया था, देखो
फार्मूले से जाना हो तो कैसे, यहां से यहां तक, और फिर ये एक्चुअली किसी पॉइंट पर रहा होगा, यहां कहीं पर, इधर कहीं पर, यहां कहीं पर रहा होगा, दिखेगा उसे ऊपर, इसके रेस्पेक्ट में यहां से यहां पर। तो ये कितना लिखा गया था, यहां से यहां लिखा गया था म्यू, इस इंटरफेस के रेस्पेक्ट में था, तो म्यू इंटू में ये h लिखा गया था, प्लस में y लिखा गया था। ये म्यू इंटू में h प्लस वाई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, और इसी को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है और रिजल्ट निकाल लिया है यहां से। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लो, कोई नया इशू नहीं है इसमें। साइन भी पुट कर दो तो साइन की वैल्यू भी मिल जाएगी, सही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो ये नीचे की तरफ किंगफिशर विद रेस्पेक्ट टू फिश, किंगफिशर विद रेस्पेक्ट टू फिश नीचे आ रहा होगा, तो इसको हम अगर निगेटिव ले लेंगे तो फिश ऊपर जा रही है, उसको भी हमें एक साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा, बर्ड को साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा। न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो, अलग से वैल्यू बता दो कि हाँ क्या हो रहा होगा। यहां पर देख लिया शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाई स्लैब कैसे लिखी जाती है, और यहां पर एक और टॉपिक बचता है, अपरेंट डेप्थ व्हेन ऑब्जर्वर इज नॉट ओवरहेड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू ऑप्टिकल मीडियम्स, ठीक है, यहां पर नोट है। ठीक है, आओ देखो ये वाले पॉइंट्स सोच रहे हैं बाद में कवर किए जाएं, इस वाले पॉइंट को हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे कि अपरेंट डेप्थ व्हेन ऑब्जर्वर इज नॉट ओवरहेड द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे किसी पानी के अंदर हम देख रहे हैं ऊपर से खड़े होकर के, ऑब्जेक्ट हमारे जस्ट नीचे नहीं है, वो थोड़ी दूर पर है, तो उस केस में अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट कैसे लिखा जा सकता है। साथ में मल्टीपल स्लैब्स आ जाती हैं, तो उस केस में एक्चुअल हाइट कैसे निकाली, मतलब एक्चुअल हाइट और अपरेंट डेप्थ से म्यू इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है। मतलब उन सभी स्लैब को अगर हटाना हो, एक सिंगल स्लैब लगानी, उतना ही अपरेंट डेप्थ मिले, तो उस केस में म्यू इफेक्टिव की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, इनके बारे में बात करेंगे। मिरर रखे जाएंगे, मिरर के सामने स्लैब रखी जाएगी, उनकी वजह से जो फाइनल इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई